सो हेलो एंड वेलकम अगेन। आइए आज लिमिटेशन एक्ट की लेक्चर सीरीज को आगे लेके चलते हैं। अभी तक हमने कवर कर लिया है लीगल डिसेबिलिटी के टॉपिक तक, जो है सेक्शन 8 तक। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि लीगल डिसेबिलिटी 3 तरह की है: माइनॉरिटी, इडियोसी एंड इंसैनिटी, जिन केसेस में जो लिमिटेशन पीरियड है इट स्टॉप्स। सो सेक्शन 9 भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से इसी की एक एक्सटेंशन है, जो आज का हमारा टॉपिक है कि एक बार जब टाइम चलना शुरू हो जाता है देन इट डजंट स्टॉप। हमने एक एग्जांपल पिछली क्लास में भी करा था। सपोज कॉज ऑफ एक्शन यहां से हुआ जब ए एक माइनर था, 18 साल के टर्न होने पर उसका डिसेबिलिटी सीज होनी थी, बट 18 years and 1 day पर ही टर्न्ड इनसेन। सो क्या अब लिमिटेशन पीरियड रुकेगा? सो द आंसर इज नो, अब नहीं रुकेगा, बिकॉज एक बार इट हैज स्टार्टेड टू रन। अगर एक दिन भी ऊपर हो गया, एक दिन भी निकल चुका है, लिमिटेशन विल नॉट स्टॉप। बट सपोज अगर वो यहां जब 18 इयर्स के होने में 2 दिन पड़े थे, एक दिन पड़ा था, तब अगर एक सेकंड डिसेबिलिटी आ जाती, लिमिटेशन वुड हैव स्टॉप्ड। यस, हमने सेक्शन 6 में यही कॉन्सेप्ट देखा था। तो ये कॉन्सेप्ट आता कहां से हमारे पास? ये कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन नंबर 9 से, कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, वेयर वंस टाइम हैज बिगिन टू रन, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it. सी यहाँ पे अगेन अपील कवर्ड नहीं है। अपील का कॉन्सेप्ट जाता है सेक्शन 5 में, जहां पे सफिशिएंट कॉज प्रूव करके एक्सटेंशन ली जा सकती है। बट सूट और एप्लीकेशन के केसेस में ये बहुत क्लियर है कि वेयर वंस द पीरियड हैज बिगिन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है? सेक्शन 6, माइनर इंसेन इडियट और इनेबिलिटी। इनेबिलिटी का डिफरेंस भी मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में बताया था। इनेबिलिटी कैन बी अ डिजीज, इलनेस और पॉवर्टी, एडवोकेट नहीं मिल रहा, कुछ भी। इनेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। डिसेबिलिटी हमारे पास सिर्फ 3 है: टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट। सो अगर एक बार पीरियड चलना शुरू हो गया, it will not stop. Any disability or inability will not make it stop. I hope this is clear. इस पे पूरा एक फुल लेंथ का क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसमें यही प्रूव करना होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि लिमिटेशन एक्ट इज अ हार्टलेस एक्ट। तो यस, उसमें हमें सेक्शन 9 ही वहां पे एक्सप्लेन करना है कि वंस द टाइम हैज बिगिन, सो जनरल रूल इज इट विल कंटिन्यू टू डू सो इवन दो सब्सिक्वेंट इवेंट्स अकर which make it impossible that an action should be brought. कुछ भी हो जाए, even then the limitation period will not stop. ये किस केस में रोका जा सकता है? इसकी एक एक्सेप्शन तो इसी सेक्शन में है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोवाइजो में। एक और है, अगर जैसे कोर्ट क्लोज्ड था, यस, जो हमने सेक्शन 4 में देखी थी, द कोर्ट इज क्लोज्ड ऑन दैट डे, तब लिमिटेशन एक्सटेंड हो जाएगा। या फिर अब हम सेक्शन 12 से 15 में भी कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे, अगर बंदा किसी और फोरम में परस्यू कर रहा था इन गुड फेथ, या जो जजमेंट ऑब्टेन करने में जो टाइम लगता है वो माइनस हो जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके प्रोवाइजो पे चलते हैं। प्रोवाइजो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्रोवाइजो हम पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लैंग्वेज हम इसकी बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। ए है एक फादर, इसका बी है सन। ये फादर सन तो है ही है, बट देयर कैपेसिटी इज डिफरेंट। वो कैसे? ये इसका क्रेडिटर भी है और इसने इसको लोन दिया है सपोज 1 करोड़ का। सो बी क्या हो गया? डेटर। सो ये दोनों फादर सन तो है, बट दे आर डेटर क्रेडिटर ऑल्सो। सपोज ए डाइज, ए की डेथ हो गई, ठीक है। अब क्या होगा? जो सन है, सन बिकम्स एडमिनिस्ट्रेटर।
वो उसकी प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए कोर्ट उसे अपॉइंट कर देता है। अब सपोज उसी ने फादर का डेट देना है 1 करोड़ का, अब क्या लिमिटेशन पीरियड रुक सकता है? बिकॉज द अथॉरिटी इज बीइंग वेस्टेड इन द सेम पर्सन। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटर का ड्यूटी क्या होती है कि वो एक के जो जितने भी क्लेम्स हैं उनको कॉल करेगा, उसके सारे डेटर्स को कॉल करेगा और बोलेगा कि मुझे अपने क्लेम सबमिट कराओ, ताकि प्रॉपर्टी में से किसी को कोई क्लेम देना है, कुछ देना है। सो नाउ बी विल मैनेज द प्रॉपर्टी और वो सब देखेगा ए के एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह कितनी है। सो बट अब एक लाइबिलिटी तो इसी ने पे करनी है। सो प्रोवाइजो कहता है कि जब ये अथॉरिटी सेम पर्सन में वेस्ट करती है, एडमिनिस्ट्रेटर की भी और डेटर की भी, तो लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा टिल द टाइम सम अदर पर्सन कम्स एंड टेक्स ओवर दिस पोजीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए का बिग बी सन है, तो इसकी डी एक डॉटर है। नाउ द डॉटर कैन कम इन एंड से दैट यू ऑल्सो पे द मनी एंड नाउ आई विल एडमिनिस्टर दिस। तो आइए पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल से। प्रोवाइडेड दैट वेयर लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द एस्टेट ऑफ क्रेडिटर, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, to the estate of creditor, estate of father A have been granted to his debtor। अगर letter of administration of the estate उसके debtor को ही grant कर दे जो कि उसका son है, the running of period of limitation for the suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues। तो जितना टाइम वो एडमिनिस्ट्रेटर है, जितना टाइम ही इज एक्टिंग एज द एडमिनिस्ट्रेटर, द पीरियड विल स्टॉप। क्योंकि बाद में अगर उसकी सिस्टर आके बोलती है कि इसने भी पैसे देने हैं, बी तो बहुत इजीली कह सकता है नाउ द लिमिटेशन पीरियड इज ओवर, आई नीड नॉट पे एनी मनी। सो ऐसा नहीं है। Till the time this authority of a debtor and administrator is vesting in the same person, the limitation period will stop and it will now run after this authority is taken from him, because ये dual authority एक person में vest नहीं कर सकती। So I hope this is also clear। ये easy था, अगर एग्जाम्पल को ध्यान में रखोगे तो ये पढ़ना बहुत आसान है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने लाता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है? सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सो अगर कोई ट्रस्टी प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है, he is acting on behalf of the beneficiary, so उसके लिए कोई limitation period नहीं होगा। अब ट्रस्टी कौन होता है? So trustee is defined in the Trust Act of 1882, any person who has accepted the confidence reposed or declared by the author of a trust। So अगर एक person, suppose I am the owner of a property, I created trust in the name of X person, now he will manage the property if he is mismanaging my property, or if he is using the funds that I gave him or the funds that accrue from the property to some other thing that he isn't supposed to do, he does that act, so I can question him at any time। I don't need a limitation period। Suppose he flouts the funds today and 3 years are over, I come to know this suppose after 5 years and I take 1 or 2 years to think whether I want to file a case or not, now that doesn't mean that I will have a limitation period of 3 years। So the beneficiary or the author of the trust or any person who's interested managing will have no limitation period against the trustee। इसको पढ़ते हैं। सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this act। so इस लाइन का क्या मतलब होता है कि उसको छोड़ दो जो अभी तक हमने पढ़ा है। notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, जो अब तक हमने सारे provisions में पढ़ा है ना, leave it। no suit against a person in whom property has become vested in trust for any specific purpose, any person in whom property has become vested in trust for any specific purpose। so यहाँ पे प्रॉपर्टी वेस्ट होना बहुत जरूरी है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस।
सपोज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप तो बहुत सारे होते हैं ट्रस्ट के रिलेशनशिप, लाइक डॉक्टर पेशेंट, एडवोकेट एंड द क्लाइंट, टीचर स्टूडेंट, ये सारे ट्रस्ट के रिलेशनशिप्स हैं। बट कोई प्रॉपर्टी तो नहीं दे रहे, कोई डॉक्टर को पेशेंट प्रॉपर्टी नहीं देता, लाइक यू ट्रीट मी एंड नाउ यू टेक माई प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं होता है ना। तो कोई प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं हो रही दूसरी पार्टी में यहाँ पे। सो ऑल फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स, सारे ट्रस्ट के रिलेशनशिप्स कवर नहीं होते, सिर्फ वही रिलेशनशिप्स कवर होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी वेस्ट कर रही है। सो वेस्टिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी, और दूसरा एग्जांपल क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सो ये दो टेस्ट है यहाँ पे कि ट्रस्टी कौन है और कोई स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, मतलब कि इम्प्लाइड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट इज क्रिएटेड सपोज फॉर मैनेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ टेम्पल, मैनेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर, कोई ट्रस्ट क्रिएट कर दी। सो इस टाइप का। इसमें एक केस लॉ भी है, कृष्ण गोपाल वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा 2009 सुप्रीम कोर्ट। सो इसमें क्वेश्चन आया कि जब हम अपने पैसे बैंक में रखते हैं, इज अ ट्रस्ट क्रिएटेड? सो द आंसर इज नो। ट्विन टेस्ट इज नॉट मेट हेयर, द बैंकर इज नॉट ट्रस्टी। सो यहाँ पे दो टेस्ट यही है, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिएशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जहां इम्प्लाइड ट्रस्ट है वो सब सेक्शन 10 के एम्बिट से बाहर है। अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ट्रस्टी डेस अनटॉट। ये कौन होते हैं? एग्जाम्पल, द डी फैक्टो गार्डियन, any person who assumes with or without consent a role himself to act in a fiduciary manner. So कोई person अपनी मर्जी से, he is not asked when do so, अपनी मर्जी से वो कोई position assume कर लेता है ऐसी, so he is known as trustee Deson tort. This is RTORT, trustee Deson tort. Now इसका example हो गया एक de facto guardian. Now this person is covered in the category of section 10 because maybe he is managing the property और इनके खिलाफ भी लिमिटेशन पीरियड नहीं रुकेगा। ठीक है, तो सेक्शन 10 को अगर मैं समराइज करूं, देयर मस्ट बी अ ट्रस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, प्रॉपर्टी मस्ट बी वेस्टेड विद द ट्रस्टी एंड द सब्जेक्ट मैटर, इसको हम एक बार पढ़ते हैं। Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this act, no suit against a person in whom property has become vested in trust for any specific purpose. So two conditions, property become vested in trust and for any specific purpose, which means that it does not include an implied form of trust. और अगेंस्ट हिज LRs और असाइंस। सो ये प्रोविजन जो है ये LR के अगेंस्ट पे अप्लाई करेगी। सपोज ट्रस्टी A था बट ही डाइड और उसके LR B है, तो B पे भी ये पोजीशन अप्लाई करेगी। और असाइंस, नॉट बीइंग असाइंस फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, वो अपना ये ट्रस्टी वाला राइट किसी को असाइन कर देता है तो उस पर भी अप्लाई करेगा, बट नॉट बीइंग असाइन फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, वो ये प्रॉपर्टी सेल कर देता है, दो ये सेल भी अलाउड नहीं है, बट जो इसका बायर होगा इफ ही हैज एक्टेड इन गुड फेथ तो वो भी प्रोटेक्टेड होगा। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है हम प्लेंटिफ के राइट खत्म कर रहे हैं। जब प्लेंटिफ को सेल के बारे में पता चलता है वो इमिडिएटली कोर्ट जा सकता है, फ्रॉड एलिज कर सकता है और सेल को सेट असाइड भी करवा सकता है। बट अगर ये टाइम निकल जाता है, ठीक है, एंड नाउ द बायर के अगेंस्ट ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन विल बी इनफाइनाइट। अगर उसने गुड फेथ में एक्ट किया है और उसको पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टी कोई ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, सो इन केसेस में अदरवाइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट अप्लाई करेगा, बाकी असाइंस के अगेंस्ट अप्लाई करेगा। सपोज ट्रस्टी ने ये प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर दी, तब तो लिमिटेशन पीरियड कोई पीरियड नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। सो और एक बात आपने नोट करी, सेक्शन 10 इज द ओनली सेक्शन जहां पे इनफाइनाइट लिमिटेशन पीरियड है, जहां पे कोई पीरियड है ही नहीं।
बाकी सारे सेक्शंस में हम बोल रहे थे रुक जाएगा, 3 साल मिल जाएंगे, 1 साल मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे तो कोई लिमिटेशन पीरियड है ही नहीं, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, कि एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप क्रिएट किया गया है, प्रॉपर्टी वेस्ट की गई है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। ये एक इम्प्लाइड ट्रस्ट नहीं था, पर्सन ने पूरा सोच समझ के आप पे ट्रस्ट किया एंड यू कमिटेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो दैट इज वाई यहाँ पे कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। नॉट बीइंग अ साइंस फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सपोज सेल or against his for the purpose of following in his or their hands such property। so following in his or their hands का क्या मतलब हो गया कि following the trust property, आप trust property के साथ क्या कर रहे हो, उसको मिसमैनेज कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी की कंडीशन कैसी है, उसको कैसे देख रेख कर रहे हो, और द प्रोसीड्स देयरऑफ, उससे इनकम क्या आ रही है, एक्सपेंसेस क्या है, और फॉर एन अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड्स शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। सो दो चीजें इसमें कवर हैं कि फॉलोइंग द प्रॉपर्टी, मिसमैनेजमेंट, मैनेजमेंट, एनीथिंग व्हाट आर यू डूइंग विद द प्रॉपर्टी, एंड द प्रोसीड्स। सो ये दो चीजें हैं जिनके ऊपर कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं करेगा। ये दोनों चीजें, फॉलोइंग द प्रॉपर्टी एंड चेकिंग द प्रोसीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रोसीड्स कोई 10 साल पहले कोई आपने प्रोसीड ऐसे, ट्रस्टी ने कोई प्रोसीड ऐसे करी कि उसने पैसे खा लिए, अब उसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। द बेनिफिशियरी, द मैनेजर कैन गो एनी टाइम टू चेक इट। यस, सो आई होप सेक्शन 10 भी आपको समझ आ गया होगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, एनी प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन अ हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजन for charitable endowment shall be deemed to be the property vested in trust for a specific purpose, and the manager of the property shall be deemed to be a trustee। so हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजन में, हिंदू में कौन हो गया, कर्ता, मुस्लिम रिलीजन में मुतावली, और द बुद्धिस्ट or any other charitable endowment shall be deemed to be the property vested in trust for a specific purpose, and the manager shall be deemed to be a trustee। so I hope ये सेक्शन सबको समझ आ गया होगा। सेक्शन 11 फिर एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेके आता है, जो हमें बताता है कि लिमिटेशन एक्ट जो है, इट इज लेक्स फोराई। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म lex forae? लेक्स फोराई का मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम, जहां पे आप अपनी रेमेडी परस्यू कर रहे हैं। सपोज जो कॉन्ट्रैक्ट था, ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बना इंग्लैंड में, ठीक है, मेड इन इंग्लैंड। जो इसकी ब्रीच हुई वो हुई यूएस में, और जब केस फाइल करा, केस फाइल आपने आके करा इंडिया में। 3 अलग अलग जुरिस्डिक्शन हो गई। केस फाइल इंडिया में करा है, बना इंग्लैंड में है, ब्रीच उसका यूएस में हुआ है। अब अगर इंडिया में केस फाइल हो रहा है तो प्रोसीजरल लॉ किस कंट्री का लगेगा, नॉट विथ स्टैंडिंग की कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड में बना। प्रोसीजरल लॉ इज लेक्स फोराई, लॉ ऑफ द फोरम। फोराई का मतलब, लेक्स फोराई हो गया लॉ ऑफ फोरम, दैट इज यहां पे इंडिया का लॉ लगेगा। लिमिटेशन लॉ, जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं, दे आर लेक्स फोराई। तो जहां पे आपका केस इंस्टीट्यूट हुआ है वहां का लॉ लगेगा। अब लेक्स कॉजाई होता है कि जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ, यस, सो वहां का लॉ नहीं लगता। लॉ हमारे पास लगेगा लॉ फोरम का, जहां पे आप अपनी रेमेडी परस्यू कर रहे हो वहां का।
केस लगता है। तो अब ये हमें जो ये कॉन्सेप्ट है ये दिया है डाइसी ने। एवी डाइसी बहुत फेमस एक जूरिस्ट हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमारे को दिया है। वो एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझाते हैं। सपोज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बना इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में जो लिमिटेशन पीरियड है वो है 10 साल। ठीक है, केस कहां पे चल रहा है? इंडिया में चल रहा है। इंडिया में है 3 साल। इंडिया में केस डाला इन द 5th ईयर, सो विल इट बी बार्ड बाय लिमिटेशन? सो द आंसर इज यस, वो बार्ड हो जाएगा। पर सपोज हम इसको उल्टा ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में बना जहां पे 3 साल है, केस इंग्लैंड में फाइल करा जहां पे 10 साल है, और 7th ईयर में फाइल करा, तो क्या अब इंग्लैंड में इट विल बी हिट बाय लिमिटेशन? सो द आंसर इज नो, बिकॉज हम लॉ ऑफ द फोरम देखेंगे कि जिस फोरम में हम अपनी रेमेडी परस्यू कर रहे हैं उस फोरम में द लिमिटेशन पीरियड क्या है। नॉट विद स्टैंडिंग कि जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ, जहां कॉन्ट्रैक्ट बना, वहां कितना भी लिमिटेशन पीरियड हो, हम कंसर्न्ड है जो हमारे फोरम का, जो हमारे जहां पे केस चल रहा है, जो उसका लिमिटेशन पीरियड है, वी हैव टू कंसिडर ओनली दैट। सो लेट्स रीड इट फ्रॉम द बेयर एक्ट। Suit instituted in the territories to which this act extends on contracts entered into. So state of Jammu Kashmir अब include हो चुका है, so I will skip this, we will not read Jammu Kashmir, इसको आप भी कट कर दीजिए, confusion नहीं होगी। Suit instituted in the territories to which this act extends on contracts entered into foreign country shall be subject to the rules of limitation contained in this act. सो सूट इंस्टीट्यूटेड मतलब, इंस्टीट्यूट मतलब केस यहाँ पे फाइल कर रहे हो। सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरी टू विच दिस पर्टिकुलर एक्ट एक्सटेंड्स, चाहे वो फॉरेन कंट्री में बना, तो लॉ विल बी अप्लाइड दैट इज इन दिस एक्ट। नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, और no rule of limitation in force in the foreign country shall be a defense to a suit instituted in the said territories on a contract entered into a foreign country. So आप ये नहीं कह सकते कि उस कंट्री में तो इतना ज्यादा लिमिटेशन पीरियड है। So no foreign law shall be a defense for a case instituted in India unless, so there are two conditions जब आप ये डिफेंस ले सकते हैं। The rule has extinguished द कॉन्ट्रैक्ट, उस कंट्री में कोई ऐसा रूल या कोई ऐसा लॉ आया जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश हो गया। सपोज कॉन्ट्रैक्ट था बेटिंग के ऊपर, कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, बेटिंग उस कंट्री में इलीगल कर दी। सो अब यहाँ पे चाहे आप केस फाइल कर लो, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, अब यहाँ पे भी आप केस नहीं फाइल कर सकते। प्लस यहाँ पे एंड लिखा है, एंड द पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन दैट स्टेट और इन फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय सच रूल। जब बेटिंग इलीगल हुई, कॉन्ट्रैक्ट आपका इंग्लैंड में बना, इंग्लैंड में बेटिंग अब इलीगल हो गई और पार्टीज डोमिसाइल्ड वहां की है। सो टू कंडीशंस, पहला तो सबसेक्शन 2 कहता है कि इट शैल नॉट बी अ डिफेंस, एनी rule or law of foreign country shall not be a defense for cases instituted in India. It shall not be a defense unless कि वहां पे वो extinguish ही हो गया and the persons are domiciled in that very territory. So ये दो conditions हैं जब ये section 11 apply नहीं करेगा। So I hope it is clear. हमने section 9, 10, 11 cover करा है अभी। So we'll continue from section 12 in the next class, जो भी एक important sections हैं, अगली क्लास में शुरू करते हैं यहाँ से। In case of any doubts, please drop down in the comment box and thank you for watching the videos.